अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आपके जाने-पहचाने हरिमोहन जी हैं, जिनके चैनल्स को भी हम लोग देखते रहते हैं, उनकी बात भी सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरज़ू जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने बुलाया। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर वैसे तो खैर हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हंगामा रहता है, लेकिन आपके यहाँ भी कुछ कम चीज़ें नहीं होती अगर हम देखें तो। अगर आप वैसे आप मानेंगे नहीं, आपको यही लगता है पाकिस्तान में ज़्यादा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कीनिया का क्या चक्कर है सर एयरपोर्ट का? और गौतम अडानी साहब का भी नाम आ रहा है और वहाँ पे सुना है कोई प्रोटेस्ट भी चल रहा है उसको लेकर। आरज़ू जी थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए दो चीजें होती हैं। इंडिया में भी कुछ चल रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, पाकिस्तान में जो चल रहा है वो नेगेटिव है। पाकिस्तान की जो खबरें होती हैं उनको इंडिया की खबरों से कंपेयर नहीं किया जाए तो बढ़िया है। आराम से बैठ के इस पर कभी डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव पार्ट्स चल रहे होते हैं। हालांकि 4 जून के बाद 4 जून के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है उसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना पाकिस्तान से खबरें आती है कि पता लगा जी 100 उड़ गए, 200 उड़ गए और उसके बाद कौन उड़ गया, कहाँ उड़ गया पता नहीं और फिर गायब हो गया। खैर, हम बात कर रहे थे केन्या की। अडानी साहब जो हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, पहले समझिए अडानी अंबानी है कौन और अडानी जी ने केन्या में किया क्या है। अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था, अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट कि भाई अडानी साहब वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो एयरपोर्ट कैसे चलाएंगे, क्या फायदे का सौदा है? तो देखिए आंसर है हाँ। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेजी से कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका है। कई कंट्रीज अफ्रीका के ऐसे हैं जहां पर अब अगर आप देखेंगे तो 20% की रेशियो से वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब क्योंकि पॉपुलेशन वहां है तो मार्केट भी वहां है, मार्केट वहां है तो कंजम्पशन भी वहां है। और सबसे बड़ी बात, अनटच्ड सी कंट्रीज है। यूरोप की पॉपुलेशन डाउन हो रही है, कनाडा की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, अमेरिका की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो वहां के अमेरिकन की वजह से नहीं बल्कि जो इमिग्रेंट्स है उनकी वजह से बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टेग्नेशन की फॉर्म में है। अरेबियंस को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना, जापान, कोरिया से, रशिया से सबकी पॉपुलेशन आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। लेकिन दुनिया में अगर किसी एक कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका में है। और दूसरी बात, वहां पर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा हैं और वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। इसीलिए कभी आप देखोगे तो अमेरिका के बिल गेट्स जो है वहां पर बहुत बड़े नंबर में जो फर्टाइल लैंड है उसे परचेज कर रहे हैं और कौड़ियों के दाम परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो चाइना वहां के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह हैं उन सबको कब्जा करने पर लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया वहां पर एक ऐसा प्लेयर रहा है जिसने अफ्रीका की जो लाइफ है उसे इजी बनाया है, उसे लूटने नहीं पहुंचा है। अमेरिका लूटने गया। आप क्या नाम है, माली और बुर्किना फासो वगैरह का नाम अगर देखते हैं, घाना का नाम देखते हैं, तो जो फ्रेंच कॉलोनीज रहे, सोचकर देखिए $2 पर केजी यूरेनियम फ्रांस लेके आता था। कैन यू इमेजिन? $2 पर केजी यूरेनियम फ्रांस को मिलता था और फ्रांस की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, वो उस पे चलते थे। यानी सोचिए कितनी बुरी तरीके से लूटा जा रहा था। $1 पर एकड़ या पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर जमीन खरीदी जा रही है तो कितनी खरीदी जा रही है, अंदाजा लगाकर देखिए। चाइना वहां पहुंचता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि 7 to 8% पर एनम, 10% पर एनम का लोन दिया है अफ्रीकन को। यानी जितने सुपर पावर्स हैं, रशिया वहां पहुंचा, उसने कुछ लाइफ को इजी नहीं किया बल्कि वहां हथियार बेचे।
अमेरिका के दुश्मनों को, जिसकी वजह से वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। पूरी दुनिया में अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करने वाला सिर्फ इंडिया ऐसा है जिसकी वजह से उनकी लाइफ आसान हुई। बेस्ट एग्जांपल है, अफ्रीका में दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स फैलता है, मतलब दुनिया में जितना एड्स फैलता है उसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज अफ्रीका के अंदर रही है। यहां तक कि नेल्सन मंडेला का बड़ा बेटा भी एड्स का शिकार हुआ और उनके हेड ऑफ द स्टेट्स या उनकी फैमिली वाले लोग भी एड्स का ही शिकार हुए। एड्स की जो एक पाउच आता है एक महीने का, वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का आता है। 2.5 लाख का मतलब $1000 का अप्रोक्सीमेट, 1000 क्यों, $2000 के आसपास का, $3000 के आसपास का इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग एक पाउच आता है 20 दिन की 30 दिन की गोलियों का, जो एड्स के पेशेंट को चाहिए होता है। अमेरिकन कंपनी उसको बनाती थी और वही फाइजर वगैरह समथिंग कोई कंपनी वही बनाती थी। एग्जैक्टली वही दवाई हम लोगों ने, जो 3000 रुपीज पर मंथ का पैकेज था, वो हमारी कंपनी ने 8000 रुपीज के अंदर या $3000 का $100 में बना के दे दिया। सोचिए अफ्रीका की लाइफ कितनी आसान हो। अफ्रीका में जितनी मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह जितने भी हैं या मोबाइल कंपनियां हैं, उनमें सबसे बेस्ट कंपनियां एयरटेल और जियो है। अफ्रीका में अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली हमारी हीरो और बजाज की कंपनियां हैं, जो बहुत सस्ती बाइकें प्रोवाइड कर देती हैं, बहुत टू व्हीलर्स बहुत सस्ते प्रोवाइड करती हैं। तो अफ्रीका के अंदर इंडिया को, अभी भी आप अगर देखेंगे तो हमने अफ्रीका को G20 के अंदर मेंबर बनाया, और वो जिस तरीके से गले लग के इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और अफ्रीकन जो यूनियन है उसके हेड इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। तो असलियत में क्या है कि हमने अफ्रीका पर 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। हमने वहां कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो। तो वहां अडानी साहब को एक प्रपोजल मिला केन्या गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे लगभग सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं वो चाइना ने कब्जा कर लिए हैं, और प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है कि ये जो एसेट्स हैं इनको किसी भी तरीके से रिलीज नहीं करवा पा रहे, लेकिन प्रोग्रेस तो करनी ही है, बस ये एयरपोर्ट है, इसे बचा लो। अब वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, मार्केट बढ़ेगी, लोगों का ध्यान जा रहा है, और जहां लोगों का ध्यान जाता है वो मार्केट बढ़ती है। केन्या में भी ऐसे ही हुआ, वहां का एयरपोर्ट लीक होने से लेकर सब चीजें वहां पर बिल्कुल जिसे कहते हैं बर्बाद थी। और हमारे यहाँ अडानी जी ऐसे हैं जो 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हैंडल करते हैं। कभी आपको दिल्ली आने का मौका मिले, बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे जाने का मौका मिले, और यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो अडानी जी ने जिस तरीके से इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हैंडल किया, मैनेज किया, लिटरली जाने के बाद लगता है कि हाँ। और कई बार तो अब ऐसा होने लग गया है कि लोग टोरंटो या मेलबर्न के एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं और वहां देखते हैं कि इतनी गंदगी और सब चीजें, और इंडियन एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट कर रहे हैं, वो एक अलग ही लेवल पर है। तो असलियत में खेल जियोपॉलिटिक्स का है, जिसमें हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक सोल्जर्स, देखिए क्या होता है ना, हमारे जो कभी भी किसी भी कंपनी को, मतलब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे आज के दिन तलवार के दम पे कब्जा नहीं कर रही। अमेरिका का पाकिस्तान पे अगर कंट्रोल है तो वो तलवार के दम पे नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो गूगल चलने की परमिशन देता है, मास्टर कार्ड से लेकर वीजा कार्ड से लेकर जितने भी डॉलर से लेकर पूरे सिस्टम्स जो चल रहे हैं वो अमेरिका के दम पे चल रहे हैं। अमेरिका असलियत में उनके दम पे कंट्रोल करता है। हमारी कंट्री के ये जो बिजनेसमैन हैं दुनिया में कहीं पर भी, असलियत में ब्रिटेन को अगर इंडिया और पाकिस्तान जीत के दिया, इंडिया जीत के दिया, तो वो किसने दिया? एक कंपनी ने दिया। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो पूरी दुनिया को के ऊपर कंट्रोल अगर अमेरिका का है तो आर्मी की वजह से नहीं, कंपनीज की वजह से है। जहां कंपनी फेल हो जाती है वहां आर्मी जाती है। तो जिस अडानी की हम बात कर रहे हैं, ये अडानी हमारी कंट्री के इकोनॉमिक सोल्जर्स हैं, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लेके जाते हैं, गाड़ते हैं, और वहां हिंदुस्तान का नाम होता है, वहां पर वो कॉम्पिटिट करते हैं। पाकिस्तान जिस चीज से अभी प्रॉब्लम में है वो यही है कि आपके पास इकोनॉमिक सोल्जर्स नहीं है, जो पैसे के नाम पर या इकोनॉमी के नाम पर दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लड़े। वो है भी तो वो पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं और अपना कट वगैरह रख के काम कर लेते हैं।
ये प्रॉब्लम है। तो जो इस टाइम पर अडानी का मामला है वो यही है एग्जैक्टली कि अडानी ने वहां पर एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया मैनेज करने के लिए और चाइना को वहां से बाहर करने की तरफ एक कदम बढ़ाया, क्योंकि वहां अकेला केन्या नहीं है, तंजानिया से लेकर मोरक्को से लेकर जितने भी कंट्रीज वहां आपको अफ्रीकन यूनियन के दिखाई देंगे, वहां पर डायरेक्ट कंपटीशन है चाइना और इंडिया का, और यही एक कंपटीशन का असर आपको इस समय पर दिखाई दे रहा है। जी आरजू जी। लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि चाइना जो है वो अफ्रीका में ऑलमोस्ट $50 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है या लोन के तौर पे दे रहा है या जो भी कर रहा है। तो चाइना से वो एक तरफ मदद भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ डर भी रहे हैं कि चाइना जो है वो साउथ अफ्रीका की खास तौर पे बात हो रही है कि उनके प्रेसिडेंट जो है वो डरे हुए भी हैं चाइना से, लेकिन मदद भी लेते जा रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों के नाम सुने होंगे। हमारे यहाँ क्या करती हैं क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां, अगर आप उनका एक इंस्टॉलमेंट बाउंस कर दो तो 35% तक वो टैक्स लगा देती हैं, और 35% टैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, ये आप भी मानते हैं। तो वो जो 35% तक टैक्स लगता है, इसे अगर आप समझते हैं तो आपको पता लगेगा कि लोग फिर भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान का जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ जाता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो असलियत में उसे कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस को मैनेज करना पड़ता है, और इसीलिए वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे उठाते हैं या इकट्ठा करते हैं और अपना काम चलाते हैं। यहां अफ्रीका के साथ भी यही है कि दुनिया में जब से डिजिटलाइजेशन आया है, जब से दुनिया में सोशल मीडिया खासकर आया है पिछले 10 साल में, तो आप देखेंगे चाइना का जो डेट ट्रैप है वो 10 साल में ही लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों में एस्पिरेशंस बढ़ी हैं कि हमें ये डेवलपमेंट चाहिए, वो डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, और वो अपनी गवर्नमेंट्स पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि तुमने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा पड़ोस वाला देश कितना अच्छा बन गया, ये अच्छा बन गया, वो अच्छा बन गया। पाकिस्तान के अंदर भी अगर गवर्नमेंट पर किसी तरीके का प्रेशर लोगों का है तो वो इसलिए है कि यार इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, आज इंडिया कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां पीछे रह गया, और इस चीज का जवाब आपकी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपके यहां पर फोर्सेस का कंट्रोल ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल करके ना बैठी हो पूरे सिस्टम को, तो सरकार को तो, शहबाज शरीफ को तो अब तक कब का शेख हसीना बनना पड़ जाता, भागना पड़ जाता। आप देखिए ना, कितनी ऐसी कंट्रीज है जहां पर आए दिन कोई ना कोई बवाल मचा हुआ। बांग्लादेश के अंदर, जबकि बांग्लादेश के अंदर तो डेवलपमेंट हुआ था, म्यांमार में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, मालदीव्स में देख लीजिए, वो यही है कि यहां पर इसीलिए चाइना के पास उन्हें लगातार जाना भी पड़ता है। और इंडिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इंडिया किसी भी ऐसी डील को नहीं करता जिसमें सामने वाले का नुकसान भी हो रहा हो। अपना तो नुकसान करेंगे नहीं, सामने वाले का भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम्बनटोटा का जो ऑफर था पहले इंडिया को मिला था। श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया के पास आके कहती है कि आप ये हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर दो। इंडिया कहता है इस हम्बनटोटा पोर्ट से कोई फायदा नहीं होगा, हम कोलंबो पोर्ट में 2 बर्थ नहीं बना देते, लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई शिप आएगा नहीं, आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। महिंद्रा राजापक्सा चाइना के पास गया, चाइना कहता हाँ जी बना देंगे जी, कंपनी भी हमारी होगी, लोग भी हमारे होंगे, डिजाइन भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, पैसा भी हम लगा देंगे, बस उधार तुम्हारे खाते पर लिखेंगे, और अगर तुमने नहीं चुकाया तो वो जमीन हमारी हो जाएगी। हम्बनटोटा पोर्ट बना श्रीलंका के अंदर, आज आप हालत देख सकते हैं, पूरे लगभग 5 साल बन चुके हैं, 5 साल में 2 जहाज आकर रुके हैं बस, और वो पूरा हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की अप्रोक्सीमेट जमीनें जितनी भी वो सारी चाइना ने छीन ली। तो यही काम चाइना जो है डेट ट्रैप पॉलिसी के अकॉर्डिंग अफ्रीका में कर रहा है। पाकिस्तान को भी तो यही किया कि ग्वादर पोर्ट बनाएंगे जी, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, बना भी तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ। बिजली अभी जो मतलब आपके जो पावर हाउसेस हैं जिनके अंदर बिजली प्रोड्यूस होती है, वो सारे के सारे पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां खाली बैठी हुई है, क्योंकि ट्रांसमिशन भी तो नहीं है ना। अब ट्रांसमिशन नहीं है तो क्या होगा, आपके पाकिस्तान को, उनको तो एक गारंटीड अमाउंट देना ही देना है कि आप पावर प्लांट लगाइए, हम गारंटीड अमाउंट देंगे, ट्रांसमिशन हो या ना हो। लेकिन सर लोग ये भी तो कहते हैं कि चाइना तो लोन या इन्वेस्टमेंट उधर ही करता है जहां उसे पक्का है कि नहीं वापस नहीं कर सकेंगे।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, डेट ट्रैप इसी को तो कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पुराने टाइम में एक फिल्में आती थी, उसमें एक सुखी लाला होता था, वो असलियत में देता ही उसको लोन था, पता है कि वो वापस नहीं कर पाएगा, उससे जमीन छीन लेता था। और दूसरी मजे की बात, हमारे यहाँ कहते हैं जिस बनिए को कलम चलानी आती है ना, कलम घुमानी आती है, जिस बनिए को कलम घुमानी आ गई वो बनिया सब सफल बनिया माना जाएगा। यानी 16 के 18 करते हुए देर ना लगाए, और एक ऐसा लिखे के 2 लगे और 2 ऐसा लिखे के 3 लगे, ये समझिए, और 4 का 5 लगे और 5 का 7 लगे। जिस बनिए को ये करना आ गया वो सफल बिजनेसमैन बन जाएगा, क्योंकि और वो छोटी छोटी गड़बड़ों से भी बहुत बड़ा कुछ कर लेगा। यही चीज चाइना के साथ है, चाइना यही करता है। वो असलियत में आप कभी भी देख लीजिएगा, यहां तक कि इमरान खान ने जब चाइना से कागज मांगे थे कि भाई ये बता दो कि तुमने किन टर्म्स कंडीशंस पर लोन दिया है, इमरान खान की जुबान बंद कर दी थी, आज तक वो कागज किसी ने मतलब दिखाई नहीं है। तो पाकिस्तान में किसको पता है कि किन टर्म्स कंडीशंस पर लोन दिए गए? किसी ने नहीं देख रखा, कहीं अवेलेबल नहीं है। अब किसी ने टर्म्स कंडीशंस देख ही नहीं रखी, बही खाते देख ही नहीं रखे, समझ ही नहीं है, तो लोन किस नाम का? लेकिन प्रॉब्लम ये है आपने लोन ले रखा है, और चाइना कहते हैं लोन तो ले रखा है और देना तो पड़ेगा। अब कब तक देना है, कितना देना है, आपको पता ही नहीं। यही डेट ट्रैप है ना, यही डेट ट्रैप अफ्रीका के अंदर है। अब उन लोगों को अल्टरनेट चाहिए, और मैं अभी भी कह रहा हूं ऐसे में एक अल्टरनेट पावरफुल चाहिए होती है जो कि आपको उस डेट ट्रैप से बचाए। अफ्रीकन ने उस बात को चूज कर लिया है, कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को कैसे भी करके उसमें शामिल किया जाए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान वो थोड़ा रेडिकल इस्लाम वाला जो पार्ट है ना उसे छोड़ दे और हिंदू को गाली बकना छोड़ दे, आई कैन गारंटी आपके यहाँ मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ा देगा हिंदू के, आपका कर्जा उतर जाएगा। भाई मंदिर खोल दो, वहां जब तुमने कॉफी होम बनाया है ना, वहां पर हिंदुओं को माथा टेकने, उन टूटी हुई दीवारों पर ही माथा टेकने की परमिशन दे दो। वो जो मारतंड सूर्य मंदिर है, जो आपका शारदा माता का मंदिर है, जो आपने कश्मीर के अंदर कॉफी हाउस बनाया है, उसमें माथा टेकने की परमिशन दे दो और एक कॉरिडोर बना दो, जैसे आपने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है। 140 करोड़ हिंदू तो मतलब 100 करोड़ इंडिया में है और अप्रोक्सीमेट 40 करोड़ बाहर है। वो सिर्फ माथा टेकने आएगा और पैसे चढ़ा के जाएगा ना, उतने में आपका चाइना और अमेरिका का सारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन करे तो अफ्रीकन कंट्रीज यही पॉलिसी अपना रही हैं कि चाइना के काउंटर में इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं कि साहब आप आओ, और इंडिया जा रहा है धीरे से ही, लेकिन जा रहा है। पाकिस्तान ये नहीं कर रहा, हालत आपको पता ही है। बांग्लादेश ने बेवकूफी दिखाई, उसकी हालत देख लो आप जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन फिर भी जो है वो देखने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान को इतनी अकल नहीं आ रही है कि वो अपना जो कर्जा या लोन चढ़ता चला जा रहा है, जो कि आगे ही बढ़ रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे मैनेज करें। लेकिन मुझे आपकी ये बात बहुत सही लगी कि अगर ये मंदिर खोल दें और मंदिर में लोगों को जाने दें तो बहुत कुछ ये हासिल कर सकते हैं, चाहे पैसे के लिए ही सही, लेकिन कम से कम ये होगा कि यहाँ पर भी लोग जो है, जो दूसरी कम्युनिटी के हैं या जो हिंदू हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं, वो आराम से रह पाएंगे, चाहे पैसे की लालच में ही सही। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, हमारे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसके 5 दरवाजे खोले गए, और ये अप्रोक्सीमेट 2007-8 के आसपास की बात है, 9 के आसपास की बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। उसमें उस टाइम पर 5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड निकला था, उस टाइम पर 5 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड। और आप 2008-9 जिस साल वो उसके दरवाजे खुले, उस टाइम के पाकिस्तान का जीडीपी देख लेना, यानी जितना पाकिस्तान का जीडीपी है या बजट है, उससे उतना पैसा हमारे एक मंदिर के तहखाने में, जिसका 6th वाला हिस्सा 5 खुले थे, 6ठा नहीं खुला था। एक मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, आप सोचकर देखिए, ये वाला पैसा आपके यहाँ अगर होगा तो, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, आपको झेलना पड़ेगा काफिर का पैसा, वो आपके यहाँ सर पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। पैसा हम अभी भी कौन सा, हमें कोई मुस्लिम कंट्री को खास दे रही है, जो भी उठा रहे हैं IMF से और चाइना से, तो वो भी तो काफिर कंट्रीज है ना, उनका ले सकते हैं, तो आपका क्यों नहीं? एक बार इतनी सी बात सोच बना ले तो बस, इतनी सी बात सोच रहे तो बना ले, मजा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।